नमस्कार। आज हम चुनावी जीत हार के शोर से थोड़ा आगे निकलेंगे। हम बात करेंगे शासन की, एक ऐसी ठोस बुनियाद की जो आंकड़ों और जमीनी हकीकत से मिलकर बनती है। आज हमारी केस स्टडी है छत्तीसगढ़ का बिल्हा विधानसभा क्षेत्र, जिसके जरिए हम ये समझेंगे कि कैसे डेटा और गहरी समझ एक राजनीतिक रणनीति को जन सेवा के एक ब्लूप्रिंट में बदल सकती है। ये कहानी बिल्हा की है। ये सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र नहीं है, ये वो मिट्टी है जहां लाखों लोगों की उम्मीदें और उनके संघर्ष रोज एक नई शक्ल लेते हैं। छत्तीसगढ़ के इस ग्रामीण आंचल में यहाँ के लोगों की जरूरतें ही हर चुनाव की असली कहानी लिखती हैं, और हमारा काम इसी कहानी की परतों को एक एक कर खोलना है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बिल्हा की आत्मा को समझेंगे, वहां के लोग कैसे हैं, वहां की जमीन कैसी है। फिर 2023 के नतीजों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। इसके बाद पिछले 4 चुनावों के इतिहास में छिपे पैटर्न को खोजेंगे। फिर आज के राजनीतिक रणक्षेत्र को एक स्वॉट एनालिसिस से समझेंगे, और इन सब की बुनियाद पर शासन के लिए एक ठोस एक्शन प्लान, एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। देखिए, किसी भी रणनीति का पहला और सबसे जरूरी कदम होता है जमीन को समझना। बिल्हा सिर्फ कुछ नंबर नहीं है, ये एक जीता जागता सामाजिक तानाबाना है। यहाँ के लोग, उनका समाज, उनकी जरूरतें और उनका राजनीतिक स्वभाव, यही वो नींव है जिस पर जीत या हार की इमारत खड़ी होती है। ये स्लाइड बिल्हा के राजनीतिक डीएनए को सामने रखती है। इसे क्लासिक स्विंग सीट कहते हैं। मतलब यहाँ का वोटर किसी एक पार्टी का बंधुआ नहीं है, वो हर चुनाव में अपना मन बदल सकता है। और इसकी वजह यहाँ की सामाजिक विविधता में है। ओबीसी, सवर्ण, एससी, एसटी, कोई भी एक समुदाय अकेले चुनाव नहीं जिता सकता। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के लोग बेहद जागरूक हैं। लगातार 70% से ज्यादा वोटिंग होना ये बताता है कि वो अपने लोकतांत्रिक हक की कीमत जानते हैं। तो ये तो थी बिल्हा की पहचान। अब देखते हैं कि 2023 के चुनाव में यहाँ के लोगों ने क्या फैसला सुनाया। कहते हैं आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, वो मतदाताओं की सामूहिक आवाज होते हैं। और जब हम इन आंकड़ों को देखते हैं तो हमें ये याद रखना जरूरी है कि हर एक वोट सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये हमारे संविधान के तहत हर नागरिक को दी गई गरिमा और उसकी आवाज का प्रतीक है। ये एक जिम्मेदार संवाद की बुनियाद है। सबसे पहले तो इस रणक्षेत्र का आकार देखिए, 3,66,000 से ज्यादा मतदाता। ये संख्या हमें एहसास कराती है कि लोकतंत्र का पैमाना कितना विशाल है, और यहाँ हर एक वोट की अपनी एक कहानी है, अपनी एक ताकत है। और देखिए, इन 3 लाख से ज्यादा लोगों में से लगभग 74% ने वोट डाला। ये एक बहुत ही शानदार आंकड़ा है। ये बताता है कि बिल्हा के लोग राजनीति में सिर्फ दर्शक नहीं हैं, बल्कि सक्रिय भागीदार हैं। ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक अवसर भी है और एक बहुत बड़ी चुनौती भी। और अब इस कहानी का सबसे अहम आंकड़ा, जीत और हार के बीच का फासला, सिर्फ 4.19%। सोचिए कितना करीबी मुकाबला था। इसका सीधा मतलब है कि बिल्हा में हर वोट, हर बूथ और हर मोहल्ला निर्णायक है। यहाँ जीत को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये डैशबोर्ड 2023 की पूरी तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देता है। बीजेपी को लगभग 47% और आईएनसी को करीब 43% वोट मिले। फासला 9,000 वोटों से भी कम का रहा। तो यहाँ से सबसे बड़ा सबक ये है कि लड़ाई बेहद कांटे की थी। आईएनसी के लिए ये नतीजा भले ही हार वाला रहा हो, लेकिन ये भी दिखाता है कि उनकी जमीन अभी भी काफी मजबूत है। रणनीति में एक छोटा सा सही बदलाव भी अगले चुनाव में पासा पलट सकता है। किसी भी जगह के भविष्य की रणनीति बनाने के लिए उसके अतीत को समझना बहुत जरूरी होता है। बिल्हा के पिछले 4 चुनावों का सफर हमें बताएगा कि यहाँ के मतदाताओं का मिजाज कैसे बदलता है, और क्या इस बदलाव में कोई पैटर्न, कोई लय छिपी है। और ये टाइमलाइन देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। 2008 में बीजेपी, फिर 2013 और 2018 में लगातार 2 बार आईएनसी, और फिर 2023 में सत्ता वापस बीजेपी के पास। ये बिल्हा के स्विंग प्रकृति का सबसे बड़ा सबूत है। यहाँ के मतदाता किसी एक पार्टी के प्रति वफादार नहीं हैं, वे हर 5 साल में काम का हिसाब मांगते हैं। अब जरा इन आंकड़ों में और गहरा उतरते हैं। 2013 और 2018 में आईएनसी जीती जरूर, लेकिन उनका वोट शेयर 47% से घटकर 45% पर आ गया था। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का वोट शेयर, जो 2018 में 39% तक गिर गया था, वो 2023 में सीधे 47% पर पहुंच गया। ये एक बड़ा संकेत है।
ये बताता है कि बीजेपी ने अपना आधार मजबूत किया, जबकि आईएनसी अपने वोट बैंक को पूरी तरह सहेज नहीं पाई। तो इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण से निचोड़ क्या निकलता है? बहुत साफ है, जीत की चाबी उन स्विंग वोटर्स के हाथ में है जो किसी के नहीं है, जो आखिरी वक्त पर फैसला करते हैं। आईएनसी को उन्हें फिर से अपनी तरफ लाना होगा। साथ ही ये भी पक्का करना होगा कि छोटे दल या निर्दलीय उम्मीदवार उनके वोट ना काटें। अपने कोर वोटर को एकजुट रखना और इन अनडिसाइडेड वोटर्स का भरोसा जीतना, यही वापसी का रास्ता है। इतिहास समझने के बाद अब बात करते हैं आज की। आज जमीन पर क्या हालात है, हमारी अपनी ताकत क्या है और कमजोरी क्या है, बाहर हमारे लिए कौन से मौके हैं और कौन से खतरे मंडरा रहे हैं। इसे समझने के लिए हम एक रणनीतिक नक्शे का इस्तेमाल करेंगे, जिसे स्वॉट विश्लेषण कहते हैं। सबसे पहले घर के अंदर झांकते हैं। आईएनसी की सबसे बड़ी ताकत है उसका स्थानीय नेटवर्क और जमीनी पकड़। एक वफादार ओबीसी वोट बैंक भी उनकी ताकत है, लेकिन कमजोरियां भी उतनी ही बड़ी हैं। पार्टी के अंदर की गुटबाजी सारी ऊर्जा खत्म कर देती है, युवाओं से संवाद की कमी साफ दिखती है, और चुनाव लड़ने के तरीके अभी भी काफी हद तक पुराने हैं। अब बाहर का माहौल देखते हैं, मौके कहाँ हैं। किसानों की समस्याएं, बेरोजगारी और वो स्थानीय मुद्दे जो अभी तक सुलझे नहीं हैं, ये वो दुखती रग हैं जिन पर हाथ रखा जा सकता है। लेकिन खतरे भी कम नहीं हैं। सत्ताधारी बीजेपी का एक मजबूत नैरेटिव है, उनके पास संसाधन ज्यादा हैं, और सोशल मीडिया पर ध्रुवीकरण का अभियान एक बड़ी चुनौती है। असली रणनीति वही है जो इन मौकों को भुनाए और खतरों से बचने का रास्ता भी दिखाए। ठीक है, विश्लेषण का दौर अब पूरा हुआ। अब वक्त है एक ठोस कार्य योजना का, एक एक्शन प्लान का। ये सिर्फ अगला चुनाव जीतने का प्लान नहीं है, बल्कि भिलाहा के लिए एक बेहतर शासन का ब्लूप्रिंट है। ये दिखाता है कि हम समस्या की पहचान से लेकर समाधान तक का सफर कैसे तय करेंगे। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। जीत के 4 स्तंभ। पहला, चुनावी, यानी ऐसा सामाजिक गठबंधन बनाना जो सबको साथ लेकर चले। दूसरा, संगठनात्मक, यानी बूथ लेवल तक अपनी टीम को मजबूत करना और युवाओं को जोड़ना। तीसरा, नैरेटिव, यानी सेवा के जरिए लोगों का भरोसा जीतना। और चौथा, संसाधन, यानी तकनीक और फंड का सही इस्तेमाल। ये चारों स्तंभ जब एक साथ मिलकर काम करेंगे, तभी जीत की इमारत मजबूती से खड़ी हो सकती है। चलिए, इसे एक असल उदाहरण से समझते हैं। बिल्हा की एक बहुत बड़ी पीड़ा है रोजगार की कमी के चलते युवाओं का पलायन। ये सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, ये हर घर का एक भावनात्मक दर्द है। जब हम इस मुद्दे को सही तरीके से उठाते हैं, तो हम दिखाते हैं कि हम सिर्फ राजनीति नहीं, लोगों की जिंदगी को समझते हैं। और इस समस्या पर हमारी प्रतिक्रिया सिर्फ भाषण या वादा नहीं होगी, हमारी प्रतिक्रिया होगी एक्शन। स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप लगाना, जॉब फेयर आयोजित करना। ये लोगों को दिखाता है कि हमारे पास सिर्फ सवाल नहीं है, बल्कि समाधान की नीयत भी है, और यहीं से भरोसे का रिश्ता बनना शुरू होता है। इस पूरी रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए हमारे पास 90 दिनों का एक अनुशासित रोड मैप है। पहले 30 दिन सिर्फ सुनने, सीखने और टीम बनाने के लिए। अगले 30 दिन जमीन पर उतरकर लोगों से जुड़ने और माहौल बनाने के लिए। फिर अगले 15 दिन हर घर, हर परिवार तक सीधी पहुंच बनाने के लिए। और आखिरी 15 दिन सिर्फ एक काम के लिए, अपने हर एक समर्थक को वोटिंग के दिन बूथ तक पहुंचाना। अब हम अपने विश्लेषण के सबसे अहम पड़ाव पर हैं। यहाँ हम चुनावी दाव पेच से ऊपर उठकर उस असली मकसद की बात करेंगे जिसके लिए ये सारी मेहनत है। ये सिर्फ एक पार्टी की जीत नहीं, बल्कि एक ऐसी जीत की इंजीनियरिंग है जो सच में जनता की जीत हो। देखिए, आज के दौर की लड़ाई पुराने तरीकों से नहीं जीती जा सकती। हमें अपने तरीकों को भी आधुनिक बनाना होगा। व्हाट्सएप पर सही संदेश पहुंचाने के लिए डिजिटल ग्रुप्स बनाना, अफवाहों का तुरंत जवाब देने के लिए एक टीम तैयार रखना और तकनीक का इस्तेमाल करके मतदाताओं से सीधा संपर्क साधना। लेकिन ये सब करते हुए हमें जिम्मेदारी का भी ध्यान रखना होगा। भारत के नए डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत हर नागरिक की निजता और उसकी सहमति का सम्मान हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तकनीक लोगों को जोड़ने का जरिया बने, उनकी निजी जानकारी के उल्लंघन का नहीं। और अंत में मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। क्या डेटा और तकनीक पर आधारित एक रणनीति, अगर उसकी आत्मा में सच्ची जन सेवा की भावना हो, तो क्या वो जनता और नेताओं के बीच भरोसे के उस टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ सकती है? बिल्हा का ये विश्लेषण हमें बताता है कि राजनीति का असली मकसद सिर्फ सत्ता पाना नहीं है,
बल्कि उस सत्ता का इस्तेमाल लोगों के जीवन में एक सार्थक बदलाव लाने के लिए करना है। यही असली चुनौती है और यही असली अवसर भी।